नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखे। मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। आखिरी 6 महीने में हटा दिया गया, नायब सिंह सैनी को बनाया गया, लेकिन हरियाणा के लोग यही कहते हैं कि खड़ाऊ सरकार थी, सारा कुछ खट्टर के हाथ में था और खट्टर रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे हरियाणा। 10 साल मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति क्या तानाशाही अंदाज में आ सकता है? किस कदर बदतमीज हो सकता है? ये शब्द मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। बहुत नेताओं को, बहुत अहंकारी नेताओं को हमने देखा है, लेकिन जिस कदर मनोहर लाल खट्टर, जिनकी पृष्ठभूमि संघ की है, संघ वाले तो आगे भी जी लगाते हैं, पीछे भी जी लगाते हैं। वो मनोहर लाल खट्टर इस कदर इतने भयंकर बदतमीज हो जाएंगे, ये हमने कल्पना नहीं की थी। उनके एरोगेंस की, अहंकार की बहुत सारी कहानियां हैं हरियाणा में, लेकिन चुनाव के वक्त तो बड़े बड़े अकड़ू जो होते हैं, उनकी भी अकड़ ढीली हो जाती है, हाथ जोड़ करके जाते हैं। 5 साल में यही तो मौका होता है जब हाथ जोड़ करके बड़े बड़े तोपची, बाहुबली, 56 इंच, 112 इंच वाले सब हाथ जोड़ करके जाते हैं कि आशीर्वाद दे दो अम्मा, आशीर्वाद दे दो भैया। चुनाव के समय जब आप वोट मांग रहे हो, उस समय में ऐसी भयंकर बदतमीजी, मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा, लेकिन पहले कंट्रोल रूम जोड़िए जरा भाऊ को इस चर्चा में। भाऊ, शुरुआत हम करें उससे पहले हिसार की एक तस्वीर दिखानी है। हिसार में गए थे चुनाव प्रचार करने, प्रत्याशी हैं कमल गुप्ता, उनका एक सभागार में कार्यक्रम कर रहे थे। अब हालांकि बड़ी बड़ी रैलियां करने वाले भाजपा के लोग सभागार में आ गए, यही हरियाणा के नतीजे और रुझान बता रहा है कि सभागार तक आ गए। सभागार में थे, एक युवक ने इतना कह दिया कि जी हरियाणा में सरकार भाजपा की बन जाएगी, लेकिन वो सोचिए वो भाजपा का ही समर्थक रहा होगा, अभी आपसे समझेंगे और कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बन जाएगी, लेकिन यहाँ विधायक भाजपा का नहीं बनेगा। क्या बदतमीजी की है हुजूर ने। कंट्रोल रूम जरा दिखा दीजिए खट्टर साहब की इस बदतमीजी को, पूरे हरियाणा के सामने और पूरे देश के सामने दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हिसार विधानसभा के विधायक का ये अपना एक विशेष रोल पहले भी रहता रहा है, इस बार भी रहेगा। ये भी साफ है ना? ये है कि नहीं है साफ? अरेगा आप, मैं जिताऊं तुझे, आप तुझे जिताऊं मैं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर, पकड़ के ले जाओ बाहर, इसकी हिम्मत कैसे हो गई? ये कैसे बोल दिया? सब भगवान के सब अवतार जन्म ले लिए, कैसे बोल दिया? ये जनता चुनती है इनको। ये कि बारिश के पानी के साथ मछलियां जैसे गिरती है, हम लोग सुनते थे कि मछलियां बारिश के पानी के साथ गिरती है। खट्टर साहब उसी के साथ गिरे थे क्या? क्या ये जनता आशीष यही देखो, हरियाणा वाले मुख्यमंत्री बनाए थे भाऊ, क्या आशीष बदतमीजी है? आशीष आप अपने जगह पे ठीक है। आप खट्टर साहब की जगह पे उनके जूते में पैर रख के देखो। हम्म, खट्टर साहब किस मानसिकता से गुजर रहे हैं अभी। आप थोड़ा सा, मुझे दया आती है उनके इस वक्तव्य पे, क्रोध नहीं, दया आती है। इसलिए कि एक मुख्यमंत्री आदमी को उठा के फेंक दिया, हम्म, केंद्र में लाके एक मंत्रालय में बिठा दिया। केंद्र में सरकार कैसी चलती है सारी दुनिया जानती है। वो हरियाणा कैसे चला रहे थे वो भी जानते हैं। हरियाणा हालांकि दिल्ली से चलती थी, लेकिन कुछ तो था, केंद्र में तो कुछ भी नहीं। उसके बाद चुनाव में देखिए, एक राज्य का क्षेत्रफल होना ज्यादा बड़ा, मुख्यमंत्री होना और कैबिनेट मंत्री बनना, हालांकि प्रोटोकॉल सेम है, लेकिन सत्ता जो है वो मुख्यमंत्री के पास। हम्म, तो मुख्यमंत्री से हटा के उनको बेइज्जती से हटा गया। उनका ऐसा कोई दोष नहीं था, कोई स्कैंडल नहीं आया था, लेकिन हटाया गया। सैनी को लाया गया, उनको लोकसभा लड़वाया गया, लड़ लिए बेचारे। फिर उनको केंद्र में लाया गया। अब पूरे कैंपेन में कोई उनको पूछता नहीं। प्रधानमंत्री रैली होती है, उनको बुलाया नहीं जाता। उनका फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपने भतीजे को कांग्रेस में भेज दिया।
उन्हें अपने एक और समर्थक जो हरियाणा पंजाब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव रह चुके हैं उसको भेज दिया। फिर बहुत सारी चिल्ला चोट हुई, ऊपर से फोन गए तो अपने भतीजे को वापस लेके आए। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो क्या है? जो आदमी रैलियों को संबोधित कर रहा था, अब वो मैरिज हॉल में चुपचाप लोगों को 200 लोगों को 300 लोगों की गैदरिंग पे बोलने के लिए मजबूर हो रहा है। तो ये उसका फ्रस्ट्रेशन है। दूसरी बात, मैं युवक को गलत नहीं मानता क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा। आप क्लिप ध्यान से सुनिए। उन्होंने पूछा कि हाँ कि ना। ये पब्लिक को पूछा उन्होंने, तो पब्लिक ने जवाब दिया। तो भाई कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन भी सवाल पूछता है, वो ऑप्शन देता है। आपने भी ऑप्शन दिए बीजेपी का उम्मीदवार, लेकिन सामने वाला क्या जवाब देगा ये अमिताभ थोड़ी तय करेगा। यदि जवाब गलत होगा तो आप चले जाओगे, जवाब सही होगा तो आओगे, और इसका जवाब तो चुनाव के नतीजों के बाद ही निकलेगा। वो युवक भाजपाई था, इसलिए उसकी आशा की किरण अभी भी वहां प्रज्वलित हो रही है कि भाजपा की सरकार बनेगी। सारी दुनिया बोल रही है कि भाजपा की सरकार नहीं बन रही यहाँ पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा सिंगल डिजिट में नहीं निपट जाए, कोई कहे 20 क्रॉस किए तो बड़ी बात है। जब भाजपा का इतना लो स्टेक है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री हरियाणा से भाग रहे हैं, जो लोग नगर पालिका के चुनाव में भी, हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भी पहुंच जाते थे, बस यूनिवर्सिटी के चुनाव में नहीं गए ये लोग। ये लोग हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य जो दिल्ली को घिरा हुआ है उसको जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पता है कि बहुत बुरी स्थिति हो रही है। क्यों अपने सर पे ठिकरा फुटवा लो? ऐसा माहौल होते हुए भी कोई कहे कि भाजपा की सरकार बन रही है, उसका तो सम्मान करना चाहिए। हाँ, मैं खट्टर जी की जगह होता तो मैं बोलता कि आइए आइए, आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ, मेरे बच्चे ऊपर आ जा तू। चलो तू मानता है भाजपा की सरकार बन रही है, तालियां बजाओ सबको। लेकिन भाई अब तू हिसार की जिम्मेदारी मैं तुझे देता हूं। मैं तेरी बात को मानता हूं, हार रहा है, लेकिन इसको जितवाएगा कौन? तू जितवाएगा। उसकी इज्जत बढ़ा देता। उन्होंने कहा कि जी, जब इन्होंने पूछा हाँ कि ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये भाजपा की सरकार बनेगी लेकिन हिसार में हारेगा। क्योंकि हिसार में जो भाजपा ने काम किया, हिसार में जो लोग प्रताड़ित है, वो लोग अपने नेता के सामने अपनी वेदना प्रकट नहीं करेंगे तो क्या मीडिया में जाके करेंगे? आप मीडिया में बोलते हो तो आप पे आरोप लगता है कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियां करते हो। आप अपने नेताओं से बोलते हो तो नेता सुनने को तैयार नहीं है, सब नॉन बायोलॉजिकल हो गए हैं। सही कहा आपने, ऊपर से टपके जैसे भगवान समझने लगे अपने आप को। मेरी ही मन की बात सुनो, तुम्हारी मन की बात नहीं सुनूंगा। मैं बोल रहा हूं कि हिसार का एमएलए ही सरकार बनवाता है और भाजपा की सरकार यही बनवाएगा और यहां से जीत के आएगा। और जब तुम्हें मालूम ही है खट्टर साहब वो जीत के आएगा, तो इन लोगों का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? काहे टाइम कर रहे हो वेस्ट? भाई तुम वेले बैठे हो, तुम्हारे पास टाइम है, लोगों के पास टाइम नहीं है आज के डेट में बैठने का। हर आदमी को अपनी दुकान संभालनी है, काम संभालना है। कोई बीजेपी अपने कार्यकर्ता को हर महीने पैसा थोड़ी देता है। और खट्टर साहब की सरकार थी तो पैसा किसने कमाया? आम 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 कार्यकर्ता तो दरिया उठाने में लग गया। और जब टिकट देने का टाइम आया तो आपने 60% टिकट बाहर के लोगों को दे दिए। कार्यकर्ता और सारे लोग फिर मायूस रहे। आप कार्यकर्ता की बेइज्जती करोगे, कार्यकर्ता को ठोकोगे, कार्यकर्ताओं से पूरा काम लोगे, समय आने पे बाहर वालों को टिकट दोगे। जो कार्यकर्ता जिसका विरोध कर रहा था पूरा 5 साल, उसको कार्यकर्ता के सर पे बिठा के आप उसको बोलोगे कि इसको वोट दो। भेड़ बकरियां समझ रखा है उनने कार्यकर्ताओं को भाई बीजेपी के। बहुत सारे बीजेपी के, मैं हमेशा कहता हूं आशीष, लोग कहते तुम बीजेपी के खिलाफ बोलते हो। मैंने, अरे मेरे सबसे ज्यादा मित्र बीजेपी के पास, बीजेपी में, मेरा क्या करूं मैं? क्योंकि देश में 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में थी। जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं तब से कई साल कांग्रेस सत्ता में है। तो सवाल कांग्रेस सत्ता को पूछेंगे तो विपक्ष हमारा मित्र हो जाता है। नरेंद्र मोदी आते आते तो सारे एक अटल जी की सरकार, फिर 10 साल हमने फिर इस यूपीए सरकार को घेरा। तो ये तमाम लोग हमारे मित्र, ये स्पोक्स पर्सन बोला करते थे। बताइए अशोक वानखेड़े जैसे वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं? ये हमारे मित्र हैं आज भी। मैं किसी कांग्रेसी को फोन करूं तो ना उठाए, लेकिन बीजेपी के किसी नेता को फोन करूं तो जरूर उठाएगा। पुराने संबंध है।
सालों टेलीविजन में बैठे हैं साथ में, सालों एक दूसरे के लिए बोला है, सालों सरकार को घेरा है, क्योंकि बीजेपी लगातार विपक्ष में रहती थी। अब बीजेपी सत्ता में आ गई, उनका कैरेक्टर बदल सकता है, मेरा नहीं बदल सकता। मैं तो एक ही जगह पे हूं। हमारी हमारी स्थिति तो बारबरिक जैसी है महाभारत के। हम तो पहाड़ पे हमारा मुंडा है, हम तो वहीं से देख रहे हैं। ना हमें पांडवों से लेना है, ना कौरवों से लेना है। हमें तो वही दिख रहा है जो नीचे नीचे दिख रहा है, और वो नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सवाल ये है, यदि आप चाहते हो कि आप सत्ता में आ गए तो आपने इतने साल हमारा साथ दिया, अब हम साथ देंगे, बताइए, होता है? लोगों ने कहा है अशोक जी अब अपनी सत्ता है, बताइए क्या चाहिए? हमने हाथ जोड़ दिए। हमने कहा कि अब क्या चाहिए साहब, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? आप उस साइड पे, हम इस साइड पे। बगैर पत्रकारिता करते जीवन जीऊंगा तो लोग हंसेंगे, कहीं बोल भी नहीं रहा, कुछ लिख भी नहीं रहा, और 2 टाइम की रोटी खा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है? मेरी जरूरतें बहुत ऑर्डिनरी है हमारी, और आपको खुद विपक्ष की सरकारों से आपको विज्ञापन का, मैंने पहले भी जिक्र किया था, विज्ञापन का इतना बड़ा ऑफर है, आपने ठुकरा दिया। आपने कहा नहीं, आपका आप विज्ञापन नहीं, आपसे विज्ञापन नहीं दे रहे, कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी मदद नहीं चाहिए। हम वो सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि हम लेंगे तो फिर आपके खिलाफ बोलेंगे कैसे? हमारी नैतिकता खत्म हो जाएगी। इतनी नैतिकता तो मुझे भी लेनी होगी कि जो मुझे पैसा दे रहा है उसके खिलाफ नहीं बोलूं। मेरी मेरी जवाबदेही मेरे दर्शकों के प्रति है, जनता के प्रति है, और यदि उनकी वेदनाओं को आवाज दूंगा तो वो जो बीजेपी का कार्यकर्ता बोला उसकी अपनी वेदनाएं थी। वो खट्टर साहब को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? वो हुड्डा को जाके बोलेगा क्या? हुड्डा को बोलेगा बीजेपी की सरकार आएगी तो वहां से भी जूते मार के भगा दिया जाएगा, ये बीजेपी का आदमी क्यों आया है? यदि आपका कार्यकर्ता कहता है आपका उम्मीदवार हार रहा है और आपके मुंह पे कहता है, तो उसको बैठ के विश्वास में लो, उसको समझाओ और काम पे लगाओ ताकि वो जितवाए। आपने उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया, क्या अकेला था क्या वो? उसके साथ कई लोग होंगे। और जो वीडियो वायरल हुआ है इसने और छिथू करी है पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता की, जिन्होंने खट्टर जैसे सैकड़ों लोग बनाए होंगे। क्या बेचते हैं खट्टर साहब? क्या है खट्टर साहब? मुख्यमंत्री पहले बनने के पहले कौन जानता था खट्टर साहब को? मोदी जी और अमित शाह की कृपा रही कि मुख्यमंत्री बने, ऐसे मंत्री बनने लायक आदमी है ये। जिन कार्यकर्ताओं ने आपको बोला, उन कार्यकर्ताओं की पीड़ा है ये, और ये हर प्रदेश में मैं देख रहा हूं आशीष। जब मुझे मतलब ताज्जुब है कि मैं, जब मेरे को सबसे कोई ये, जब मैं जाता हूं तो मेरे पीछे बिल्कुल बाकायदा वॉच रहता है, मैं जानता हूं, लेकिन उन्हें भी ताज्जुब लगता है कि सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग मेरे साथ मुझे मिलने वाले। अशोक भाई आप हमारी वेदनाओं को शब्द देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम परेशान हो गए, महाराष्ट्र में लोग परेशान, मध्य प्रदेश में लोग परेशान, छत्तीसगढ़ में लोग परेशान, राजस्थान में लोग परेशान, हरियाणा में आप खुद घूम रहे हैं, अभी आप अभी हरियाणा में ही हैं, आपको खुद लोग मिलते होंगे। तो खट्टर साहब को चाहिए था कि थोड़ी मैच्योरिटी दिखाए, लेकिन खट्टर साहब की मानसिक अवस्था कैसी हो गई? खट्टर साहब का मानसिक संतुलन खो चुके हैं वो, क्योंकि उसके पीछे कारण दिखाया मैंने। वो स्वस्थ मानसिकता वाले व्यक्ति थे, संघ से निकले हैं, लेकिन संघ ने कितने भी संस्कार दिए, लेकिन इतने यदि आप पे आघात हो जाए और आदमी की बेइज्जत हो जाए, आदमी इज्जत चली जाए, तो वो फ्रस्ट्रेशन होता है। इसलिए उस लड़के का सवाल भी उनको बहुत चुभ गया, क्योंकि हर जगह अपमानित हुए हैं खट्टर साहब। उसे लगा कि अब कार्यकर्ता भी मुझे अपमानित करने लगा, उनका ये सोच होगा। लेकिन विपरीत समय में, विपरीत परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना, यही तो सब कुछ है। क्या अडवाणी और अटल जी ने सोचा होगा आशीष, जब लोकसभा में मात्र 2 सांसद बचे थे, पूरी लोकसभा में सिर्फ 2 लोग बीजेपी के, क्या उन्होंने फ्रस्ट्रेशन आने दिया? उन 2 लोगों ने इतना काम किया कि बीजेपी 300 पार हो गई। बीजेपी 300 पार हो गई, ये मात्र नरेंद्र मोदी या अमित शाह की कृपा नहीं, ये उन 2 सांसदों की है कि उन्होंने तब भी संभाला, एक एक कार्यकर्ताओं में जान फूकी, कार्यकर्ताओं को कहीं भटकने नहीं दिया, कहीं जाने नहीं दिया, और एक सपना दिखाया,
ये दिन भी जाएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। आपने लेकिन जब अटल अच्छे दिन अटल आ गए, अच्छे दिन आ गए, तो अच्छे दिन फिर वही कांग्रेसियों के, वो तमाम दल बदलू मेंढक जैसे इधर से उधर चले जाते, उनके अच्छे दिन आ गए। कार्यकर्ता वही थैला उठाने में लग गया बेचारा। उसके माथे पे लिखा हुआ है कि तू गुलामी करेगा, उसके माथे पे लिखा है तू संघर्ष करेगा, उसके माथे पे लिखा है कि तू एक निष्ठ रहना बंद कर, तब जाके तू सत्ता का सुख भोगेगा। नहीं, कई लेकिन बीजेपी के लेकिन लोग हैं कि जो अब कांग्रेस में गए, हाँ, सत्ता पलटती हुई देख। एक एक जो है जिस एंगल से आपने खट्टर साहब को भी देखा, उसका एक दूसरा एंगल भी है, दूसरे कैमरे से देखते हैं। आपने भी दिल्ली वाले कैमरे से देखा है, अब हरियाणा वाले कैमरे से सवाल है, हरियाणा वाले कैमरे से देखना है। अटल जी आडवाणी जी की बात की आपने कि उनका फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ। दरअसल फ्रस्ट्रेशन इसलिए है, मैं हरियाणा के कैमरे से देखा हूं, पिछले करीब 1.5 सप्ताह से हरियाणा के कैमरे से देख रहा हूं रोज। मैं करनाल में बैठा था, करनाल के पत्रकारों के साथ, और उसमें उनके समुदाय से भी हैं, जिस समुदाय से आते हैं खट्टर साहब, वो लोग भी थे। उन्होंने कहा अगर खट्टर को सीएम फेस बना देते तो 4 सीट भी नहीं आती भाजपा की, 90 में 4 सीट। ये करनाल में जहां से जो है खट्टर साहब के लिए कहा जाए तो राजनीतिक रूप से कर्म भूमि, वहां 4 सीट लोग कह रहे हैं, उनके समुदाय के भी लोग वहां बैठे थे जहां मैं बातचीत करना। खट्टर साहब का जो फ्रस्ट्रेशन है, इसमें खट्टर साहब का अपमान कम है। हरियाणा के वाले कैमरे से हरियाणा के लोग कहते हैं खट्टर साहब ने 9.5 साल हरियाणा को हर दिन अपमानित किया। हरियाणा के गांवों में आम आदमी ऐसे गिनाता है कि किसको लठ नहीं मारा खट्टर ने। आंगनबाड़ी को मारा, टीचर को मारा, आम जनता को मारा, किसान को मारा, पहलवान को, किसे लाठी नहीं मारा जो सड़क पे निकल गया। दरअसल ये उसी आदत का एक्सटेंशन है, जो आदत रही 9.5 साल, भगाने का, फटकारने का, दुत्कारने का, अपमानित करने का, बदतमीजी करने का और लाठी मारने का, लठ मारने का, उसका एक्सटेंशन ये हरियाणा का कैमरा। हर हर इंसान हिटलर नहीं होता। हम्म हिटलर ने जब अति प्रताड़ना करी, हिटलर का चैप्टर मानवता पे कलंक है, कालिमा है पूरे मानव दर्शन पर। उसने ये किया, उसको मालूम था वो क्या कर रहा है, और जब उसको लगा कि अब सब खत्म हो गया तो उसने, क्योंकि वो जानता था जैसा उसने किया अब बाकी बचा हुआ जीवन उसके साथ ऐसा ही होगा। अत्याचार तो उसने किया, अत्याचार सहन करने की शक्ति नहीं थी तो आज कर ली। अत्याचार सहन करने की शक्ति होती तो बगैर ये फेस देता, फेस करता, ट्रायल को फेस करता, सारी चीजों को फेस करता, लेकिन उसमें वो माधवा नहीं था हिटलर में। तो जब खट्टर साहब ने अत्याचार किए तो खट्टर साहब को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। यहां पे सिंबॉलिकली मैं बात कही, मेरे मायने ये नहीं कि करना, क्योंकि उसने मानवता पे कलंक था, इन्होंने अपने पार्टी वर्कर पे, अपने प्रजा पे जुर्म किए। तो लोग ऐसे टाइम पे, अब जब आपने अति प्रताड़ना की और आपको मालूम है इस बात को, तो आप राजनीति से संन्यास लेके अलग हो जाते, मामला खत्म हो जाता। लेकिन आप राजनीति में बरकरार रहोगे। तो ये लड़के ने आज बोला, आने वाले सभा में यदि 10-10 लड़के खड़े होना शुरू हो गए तो खट्टर साहब किस किस को निकाल देंगे। एक दिन खट्टर साहब की स्थिति शोले के जेलर जैसी होगी, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आ जाओ, ये होगा। इसको भी निकालो, उसको भी निकालो, सभा में कोई नहीं। तो प्रताड़ना तो हुई, किसानों की प्रताड़ना हुई, क्योंकि खट्टर साहब को यह लगा कि मैं हरियाणा में मुख्यमंत्री हूं, वो किसके भरोसे हूं, दिल्ली के भरोसे हूं, हरियाणा के भरोसे तो मुख्यमंत्री नहीं हूं। तो मेरी जवाबदेही दिल्ली के प्रति है। दिल्ली का तख्त जो है वो अमानवीय है, और ये दिल्ली का इतिहास है आदिकाल से।
दिल्ली का तख्त सत्ता में रहने के लिए अपनों का बलि देता है। तो उन्हें हरियाणा में सत्ता चाहिए थी, उन्होंने खट्टर साहब का बलि दे दिया। नहीं, इसमें जब इसमें एक बात बकरे को बादाम और काजू खिलाने लगे मालिक, तो बकरे को ये मान लेना चाहिए कि मेरा टाइम ईद तक है। नहीं, घास की जगह बादाम खिला रहे हैं। तो जब इस बकरे को मुख्यमंत्री पद दिया, तो इनको भी मालूम होना चाहिए था ईद आने वाली है। नहीं, लेकिन फिर हरियाणा भाऊ, फिर हरियाणा में हरियाणा हूं तो आज हरियाणा के कैमरे से दिखाया जरूरी है, क्योंकि हम लोग को हरियाणा के लोग देख रहे हैं। हरियाणा के लोग, शायद हम लोग कई बार ये बात कहे हैं दिल्ली बैठ के चर्चाओं में, हरियाणा के लोग बिल्कुल एक मामले में आश्वस्त हैं। वो मतलब कन्फर्म, उसमें कोई डाउट नहीं उनको। वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिकली जो है खट्टर साहब को छिपाया जा रहा है, मंच से, पोस्टर से, होर्डिंग से, बैकड्रॉप से। सत्ता आएगी तो पीएम खट्टर ही बनेंगे, क्योंकि खट्टर, नायब सिंह सैनी 6 महीने में कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। नायब सिंह सैनी आज भी खट्टर के स्टाफ के सहारे चला रहे हैं सीएम सचिवालय जो चलाए। अब तो खैर विधानसभा भंग हो गई, और खट्टर यहां से गए भाऊ, खट्टर यहां से गए तो उनको अडानी वाला विभाग, ऊर्जा वाला दिया गया। अच्छा, दूसरी बात एक और, खट्टर के साथ 2 तस्वीरें मैं और दिखाऊंगा आपको, जरा दिखाइएगा। ये कैप्टन अभिमन्यु है, ये कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री थे खट्टर की पहली सरकार में। हालत जरा देखिए, इनका हालत देखिए। क्लिप दिखाइए, एक पत्रकार सवाल कर रहा है, कैसे भाग रहे हैं। ये खट्टर तो बड़ा फेस है, सबकी हालत वही है, देखिए। किसान आंदोलन चलाया था, वो सही किसान ही है, हम सारे किसान भाई हैं। आंदोलन सही चलाया, गलत चलाया, अरे हम सारे किसान भाई हैं। चलो अच्छी बात से अंतर दे, सबसे ज्यादा बेहतर किसान। सवाल ये है, किसान आंदोलन सही चलाया, सवाल ये है, किसान झूठी पार्टी है, कांग्रेस बेईमान पार्टी है। 750 किसानों ने 750 किसानों में कांग्रेस से दर्जा मिलना चाहिए। कांग्रेस झूठी, सवालों से ना बतो जी, सवालों से ना बतो, सवालों से ना बतो। देखो भाई, वित्त मंत्री देखे मारे भाई, सवालों का जवाब नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सवाल क्या है कि किसान आंदोलन जो चला था दिल्ली के बॉर्डरों पर, क्या किसान आंदोलन सही था? अगर सही था तो फिर बीजेपी का समर्थन किसान आंदोलन को क्यों नहीं मिला? आपने 2 मिनट आवाज नहीं आप तक आई होगी। बच्चों को ऐसा करते हुए कभी देखा था कि बच्चे जैसे कहते ना, हल्ला कर देंगे, हमको खेल बिगाड़ना है, तो मैदान में कूद करके हंगामा कर दिए, स्टंप तोड़ दिए। वो पूछ रहा है किसान आंदोलन। कांग्रेस बेईमान पार्टी है, कांग्रेस झूठी पार्टी, ये कैप्टन अभिमन्यु है। मैंने नहीं, आपको मैं कह दिया हूँ कि बीजेपी का जो गढ़ माना जाता है, वहां पे भी बीजेपी के उम्मीदवारों को गांव में प्रवेश नहीं हो रहा है। इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है बीजेपी की। बीजेपी केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी, केंद्र ने जो खासकर किसानों पे जो अत्याचार किए, किसानों को जो आतंकी कहा, हाल ही में कंगना रनावत फिर बोल गई कि 3 किसान कानून लागू होने चाहिए। उससे हरियाणा के नेताओं के पैरों में गोले आ गए। उन्होंने कहा कि निजी वक्तव्य है, निजी वक्तव्य है। अरे ये निजी वक्तव्य, ये जो ह्यूमन बॉम्ब बना के रखे आपने, ये आत्मघाती दास्ते जो है ये बीजेपी को क्या सिंगल डिजिट पे लाएंगे? मेरे को डर लग रहा है। मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि महाराष्ट्र ने लोकसभा में सिंगल डिजिट पे लाया, हरियाणा के विधानसभा में सिंगल डिजिट पे नहीं लाए। इतनी बुरी स्थिति है। जब मैं रिपोर्ट सुनता हूं कि वो विधायक जो बहुत पॉपुलर था वो जा नहीं पा रहा है, और उससे होता क्या है, जब वही एक अच्छा प्रगल्भ मैच्योर नेता कैसा होता है। देखिए, हमने अटल जी, आडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, जॉर्ज फर्नांडिस, हमने इन तमाम लोगों को बहुत नजदीक से देखा। आशीष 1 to 1 इनसे साथ बातचीत होती थी। कितनी भी बुरी पराजय हो, हंस के बात करते थे, फ्रस्ट्रेशन नहीं आता था। मैंने पहली बार फ्रस्ट्रेशन वेंकैया नायडू को देखा। जब वेंकैया नायडू को पूछा कि ये बीजेपी कैसे हार गई, एबीपी चैनल पे थे, तो वेंकैया नायडू निकल लिया, बोले क्या तुम समझते, तुम्हारा उम्र क्या है, कितना टाइम जर्नलिज्म किया, तुम हमको बोलता है बीजेपी कैसा है। अरे बाप रे, अरे हार गई बीजेपी, दिख रहे आंकड़े, फाइनल हो गया, बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती, यूपीए आ रही है। ये फ्रस्ट्रेशन उस लेवल से चालू हो गया। वो फ्रस्ट्रेशन उमा भारती में दिखा, वो फ्रस्ट्रेशन मुझे कई बार प्रमोद महाजन के गुस्से में दिखता। ये जो उस समय के बाद, क्योंकि सत्ता का स्वाद ये लोग चखने लगे थे। अटल जी, आडवाणी जी के टाइम पे पूरे टमरे संघर्ष में निकल गया। तो जब सत्ता मिली तो बहुत संघर्ष के साथ मिली, तो उस सादगी से लेना है।
इनने बिल्कुल सिल्वर स्पून इन द। अब खट्टर ने क्या मेहनत की भाई, ये मुख्यमंत्री बने। शर्मा जी ने क्या मेहनत की, राजस्थान में मुख्यमंत्री बने। पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा, हार गए। दूसरा चुनाव बीजेपी से लड़ा, जीत गए, मुख्यमंत्री बने। मोहनलाल यादव जी ने क्या मेहनत की, जो राजस्थान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। बस यादव सरनेम ही काफी है। तो कुल मिलाकर ये लोग जब निकलेंगे तो इनको फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इन्होंने वो संघर्ष नहीं देखा। और संघर्ष देखा तो अब अभिमन्यु को जवाब ही नहीं दे सकता था। आदमी आर्टिकुलेट करता, आदमी बात करता, लेकिन आप भाग रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं। आपके पास एक ही जवाब है, कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। सत्ता में 10 साल आप रहे, गाली कांग्रेस को दे रहे हो। कुछ भी होता था पहले विदेशी हाथ, देश में कुछ भी होता था पहले तो विदेशी हाथ। पता ही नहीं पड़ता था कि विदेशी हाथ कहां से आता है, किसका हाथ है ये। रेलवे एक्सीडेंट बढ़ते हैं, बोले ये आतंकी घटना है। पता पड़ा इन्हीं का रेलवे मैन अवार्ड लेने के चक्कर में एक्सीडेंट करवा रहा है। बताओ, इस देश में भांति भांति के मतलब ऐसे आते तो कई बार अपने आप पे हंसी आती। तो ये इनका फ्रस्ट्रेशन होगा। और मेरे एक मित्र जो अत्री साहब, जो अपने भी चैनल पे आते हैं आपके यहाँ पे बहुत, उनने बोलते बोलते कहा कि सिंगल डिजिट पे अशोक जी आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। मतलब बीजेपी के गढ़ में एंट्री नहीं है, तो आप बाकी समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर इनका अब डिरेलमेंट हो गया है। ये एक, मैं हमेशा कहता हूं कि एक दलदल का कानून है। दलदल में जब आदमी फंसता है तो उसे चिल्ला के मदद मांगनी चाहिए, हाथ पैर नहीं हिलाना चाहिए। दलदल में आप बचने के लिए जितना हिलोगे उतना उस दलदल में फंसते हुए जाओगे। आप चुपचाप जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहोगे और आवाज देते रहोगे तो कोई ना कोई मदद को आएगा तो आपको निकाल लेगा बाहर। अब ये बीजेपी हरियाणा की दलदल में फंस चुकी है और खट्टर जैसे लोग इसको इतने जोर जोर से हिला रहे हैं। खट्टर हो गया, अभिमन्यु हो गया, कि अब इसका डूबना तय है। ये दीवार पे लिखा हुआ दिखता है। आप सवाल पूछो, जनता ने जवाब दिया तो उसको धक्के मार के निकाल दो। मतलब ये ऐसा भी नहीं कि वो भाषण दे रहे थे और एक युवक बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा था। आपने बोला हाँ कि ना, तो उसने कहा ना, सरकार तो बीजेपी की बनेगी लेकिन यहां से ना जीतेगा भाई साहब, और निकालो बाहर इसको। अरे गजब है खट्टर साहब। आज तो उन्होंने बता दिया कि स्वयं सेवक संघ का जो इन्होंने जितने भी कार्यशालाएं की होगी, पहला वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, वो सब फेल हो गए। उनके जो सीनियर प्रचारक होंगे जिन्होंने इनको तैयार किया, वो सर पे हाथ रखते बैठे होंगे और फिर वही कहेंगे कि ये जब तक प्रचारक थे तब तक ठीक थे, सत्ता का भोग मुंह पे लग गया, प्रचारक भी गड़बड़ा गया। खैर, इसमें जो आप फाइनल टिप्पणी पे, इसमें मैं एक लाइन केवल अपना ऐड करूंगा कि हो सकता है संघ का कोई गुप्त वर्ग हो, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग के अलावा कोई गुप्त वर्ग हो, जो गुप्त वर्ग मोदी जी किए हैं, अमित शाह किए हैं, खट्टर किए हैं, ये लोग गुप्त वर्ग किए हैं। ये गुप्त वर्ग है, ये पता चलता है सत्ता में आने के बाद इन लोगों का, ये रहस्यमय है। तो और आपने कहा मुझे कई लोगों को पूछना पड़ेगा, और मुझे कुछ लोग हैं जो अभी भी हंस के बात करते हैं बीजेपी में, इतनी बुरी स्थिति में भी, उनको पूछना होगा गुरुजी वो वर्ग आपसे छूट गया लगता है। आपने कहा था सिंगल डिजिट, मैं करनाल में और कुरुक्षेत्र में खट्टर के करीबी जो पत्रकार रहे, जो करीब रहे, उन्होंने जो कहा यही कहा कि खट्टर फेस होते तो 4 पे, और अभी भी सिंगल डिजिट में, ये हरियाणा में है चर्चा कि अभी भी सिंगल डिजिट में आ सकते हैं। और चलते चलते मैं फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स रख देता हूं। शक्ति रानी शर्मा, जिसको लेकर के भाऊ ने कई बार चर्चा किया है, विनोद शर्मा, और हुड्डा जी को तो बड़ा सीधा सीधा तो संदेश भी दे दिया भाऊ ने कि मुख्यमंत्री बनने के बाद तो कार्यकर्ता दूर हो जाते हैं, बीच में लेयर आ जाती है। उनकी पत्नी है शक्ति रानी शर्मा, इनको जो है कालका से चुनाव मैदान में है, गाड़ियां सरपट लेके भगनी पड़ी, किनारे किसान युवा थे, सब झंडे लेके खड़े हो गए और लगा दिया नारे, भगी सरपट।
उसके बाद आपने देख लिया हालत इनका खट्टर साहब का। नलवा में रणधीर पनिहार, ये देवा गांव में थे, इनको भागे मतलब ऐसा दौड़ाया कि भागना पड़ा। जींद में कृष्ण लाल मिढ़ा विधायक है, प्रत्याशी हैं, इनको भी भागना पड़ा। नरवाना में कृष्ण बेदी कर्मगढ़ गांव से भागना पड़ा। फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष राजकुमार बोहरा, इनके सामने ही कांग्रेस के ऐसे नारे लगे कि ये छोड़ करके मैदान में भाग गए। नांगल चौधरी में अभय सिंह यादव, ये अहिरवाल का क्षेत्र है नांगल चौधरी, यहाँ से अभय सिंह यादव, भाजपा को लगा कि अहिरवाल में यादव प्रत्याशी अभय सिंह यादव पुराने नेता भी हैं, आईएएस रहे हैं, इनके सामने युवक खड़ा हो गया और माइक ले लिया। और माइक ले करके वो विजुअल में दिखा चुका हूं, आगे हो सकता है फिर आपको एक बार दिखा दूं अगले प्रोग्राम में। सामने लेकर के माइक और जो होया, एक लाइन से नौकरी से लेके आरक्षण तक कैसे पिछले 10 साल में हरियाणा को तबाह किया गया है, अभय सिंह यादव के सामने बोला युवा। तमाम पोर्टल्स ने मैंने इसलिए उस विजुअल को रखा है कि तमाम पोर्टल्स ने कहा कि युवक ने जब अभय सिंह यादव के सामने सवाल जवाब किया तो ग्रामीणों ने उसे बाहर कर दिया। फुटेज मेरे पास है, ग्रामीण तालियां बजा रहे थे, तालियां, जोरदार तालियां। फिर अभय सिंह यादव के सुरक्षा कर्मियों ने उसको खींच करके उससे माइक जबरन छीना, जैसे आज हुआ है, उसको भी खींच के बाहर किया। सुनीता दुग्गल रतिया से, ये भूथड़ कला गांव से भगाई गई। अटेली से सीताराम यादव जो है ये स्याड़ा गांव में भगाए गए। टोहाना में देवेंद्र बबली चंद्रावल गांव से भगाए गए। झज्जर में कप्तान बिरधाना प्रत्याशी हैं, गांव में गए, इनको पकड़ लिया गांव वालों ने और कहा जो कीचड़ है इस कीचड़ में से चलो, अब घुसा दिया कीचड़ में, कहा आए हो 5 साल में कीचड़ में चलो, घुसाया उसमें। अंबाला कैंट में अनिल विज गब्बर, उनको लोग वहां गब्बर बोलते हैं, 2 नाम है, बाबा और गब्बर। चित्रा सरवारा मेरे साथ बैठी तो कहा कि गब्बर असली छवि तो गब्बर वाली ही, और गब्बर की कई कहानियां सुनाई थी। गब्बर को गरनाला में दौड़ा दिया, वहां छोड़ के भगना पड़ा अनिल विज को, गब्बर को। आदमपुर भजन लाल का गढ़, यहां से कुलदीप बिश्नोई के बेटे मैदान में, यहां पर कई गांव में विरोध हुआ और जीटीवी वाले, भारत के रूपर्ट मर्डोक, सुभाष चंद्रा यहाँ पर भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी समर्थन कर रहे हैं। नारायणगढ़, जहां से नायब सिंह सैनी मतलब उनका गढ़ है, उनका गृह क्षेत्र है, और एक्सचेंज ऑफर में पवन सैनी को यहाँ भेजे हैं, पवन सैनी के इलाके में खुद गए हैं चुनाव लड़ने। इनको जो है फतेहगढ़ में घेर लिया, वहां से निकाल के काफिला भागना पड़ा। मतलब मेरे पास 1.5 दर्जन नाम ऐसे सामने रखे हुए हैं। ये सब इलाके हैं जहां से भाजपा के दिग्गज मैदान में ये हालत है। जो सिंगल डिजिट वाली बात आई, जब लोग पूछते हैं, आज मैं कई जगह प्रोग्राम करता हूं तो मुझे एक जगह पूछा कि शाह साहब और मोदी जी हरियाणा में इतने रैलीज क्यों नहीं कर रहे। अब मुझे बताओ यार, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लोग भगाए, अच्छा लगेगा? इसलिए धन्यवाद देता हूं मैंने, उन्होंने अपनी पद की गरिमा रखते हुए गए नहीं उधर। लोगों का क्रोध भयानक है, बहुत भयानक है, आक्रोश बहुत भयानक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज 22 विधानसभाओं को लेकर के एक रैली की थी मोदी जी ने। रैली की आपने चर्चा की तो रैली से ही खत्म कर देते हैं। 22 विधानसभाओं को कवर करने वाली रैली की थी और वहां पर भारी जनसमूह था, करीब करीब 10,000 लोग थे। तो 22 विधानसभाओं में 10,000 लोग इकट्ठा हुए, 22 विधानसभा से जुटाए थे, उनके सबके प्रत्याशी भी आए, 10,000 लोग थे। इसका मतलब भाजपा के हर प्रत्याशी का करीब करीब 500 वोट तो पक्का है। अब इस पर कोई संदेह नहीं कर सकते हम लोग। 500 वोट, क्योंकि 22 इंटू 500 11,000 होते हैं। 10,000 की वहां पर चर्चा, हो सकता है 11,000 हो, तो 500 वोट पक्के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रधानमंत्री जी के सामने 10,000 लोग आ गए। पिछली बार 5,000 थे कुल क्षेत्र में, तो संख्या डबल हो गई। तो ये जो है, ये तस्वीर है हरियाणा की। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। कल दोपहर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में हम फिर मिलेंगे। हरियाणा में तो है आपके साथ हम। नमस्कार।